हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएरएम मल्होत्रा क्लासेस। इस सेशन में हम डिस्कस करने के लिए हैं आईएफएससी ग्रेड ए की फेज 1 एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को। अप्रोक्सीमेटली 20 डेज रह गए आपके पास इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करने के लिए। तो क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्या इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इस डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले आईएफएससी ग्रेड ए का फेज 1 का एग्जामिनेशन शेड्यूल करा गया है 1 सितंबर को, जिसके रिस्पेक्ट में काफी सारे स्टूडेंट्स ने रीच आउट करा आईएफएससी को और बोला कि आईएफएससी आप डेट को चेंज करें एग्जामिनेशन की, क्योंकि ऑलरेडी 1 सितंबर को नाबार्ड ग्रेड ए का एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड है। इसके रिस्पेक्ट में आईएफएससी सर्कुलर लेकर आया और बताया कि हमारा एग्जामिनेशन तो 1 सितंबर को ही होगा, बट जो रिपोर्टिंग टाइम दिया गया आपको वो थोड़ा सा चेंज है। जनरली जो रेगुलेटरी बॉडी के एग्जामिनेशन होते हैं उनकी मॉर्निंग की शिफ्ट होती है, बट आईएफएससी एग्जामिनेशन की शिफ्ट को इवनिंग का रख दिया गया। 3:30 का रिपोर्टिंग टाइम है और आपका एग्जामिनेशन हो सकता है 5 बजे या फिर 5:30 बजे। अब क्या एक स्टूडेंट दोनों एग्जामिनेशन को दे सकता है, नाबार्ड का एंड आईएफएससी का? तो वही स्टूडेंट दे सकता है जिसका एक ही सेंटर पड़ा है और वो दोनों एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहा है। जनरली जो सेंटर पढ़ते हैं वो सेम नहीं पढ़ते, हर बारी अलग अलग पढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट को चूज करना पड़ेगा किसी एक एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करने के लिए कि आईएफएससी का एग्जामिनेशन दे या फिर नाबार्ड का एग्जामिनेशन दे। अब इसके अंदर अगर आप मेरे से पूछते हैं कि किस एग्जामिनेशन को आपको मतलब प्रिपेयर करना चाहिए, तो अगर आप नाबार्ड की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कुछ टाइम से करते आ रहे हैं तो आप नाबार्ड को ही चूज करें। बट अगर आपने पहले किसी भी एग्जामिनेशन को प्रिपेयर नहीं करा, आपके पास कोई भी ऐसा नॉलेज नहीं है किसी भी सब्जेक्ट का, आप फिर भी आईएफएससी के एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें जो सिलेक्शन है वो डिपेंडेंट है फेज 2 के एग्जामिनेशन के पेपर 2 पे। और पेपर 2 का एग्जामिनेशन बहुत फैक्ट बेस्ड आता है, जिसके अंदर फाइनेंस की आपको नॉलेज होनी चाहिए, बैंकिंग सेक्टर कैसे वर्क करता है, कैपिटल मार्केट कैसे वर्क करती है, इंश्योरेंस मार्केट कैसे वर्क करती है, पेंशन सेक्टर कैसे वर्क करता है, इसके साथ साथ आईएफएससी कैसे वर्क करता है। इस पूरे सब्जेक्ट को, इस पूरे फाइनेंस के सब्जेक्ट को आप इजीली 30 to 40 डेज में बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आपके पास एक फेयर चांस है आईएफएससी के एग्जाम को क्रैक करने का। मैं मेंस के एग्जामिनेशन की बात करूं क्योंकि सिलेक्शन तो देखो उसी पे डिपेंडेंट है। अब हम आज बात करने के लिए हैं प्री के एग्जामिनेशन के बारे में, कि ऐसा ना हो कि हम मेंस के एग्जामिनेशन के बारे में सोचते रहे और हमारा प्री के एग्जामिनेशन रह जाए। ऐसा बड़े सारे स्टूडेंट्स ने फेस किया प्रॉब्लम को सेबी के एग्जामिनेशन के अंदर। बहुत उम्दा प्रिपरेशन कर ली पेपर 2 की, जिसके अंदर टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया। बट आपके एग्जामिनेशन के अंदर जो फेज 1 का एग्जामिनेशन है उसमें 2 पेपर पूछे जाने हैं, एक टेक्निकल सब्जेक्ट्स का और साथ में क्यूआरई भी तो है। काफी सारे स्टूडेंट्स जिनका क्यूआरई वीक है वो इस टाइप के एग्जामिनेशन को देते हैं, बट काफी सारे स्टूडेंट्स जिनकी प्रिपरेशन पेपर 2 की बहुत अच्छे लेवल की थी वो पेपर 1 में रह गए हैं। तो आपको आज के दिन पे पेपर 1 की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जो देखा गया जनरली लास्ट 3-4 एग्जामिनेशन के अंदर जो रीजनिंग का पार्ट आ रहा है वो बहुत ही डिफिकल्ट आ रहा है। तो अगर आपको लगता है कि रीजनिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट है, हमसे नहीं हो पा रही, तो आप कॉन्ट्स, इंग्लिश और साथ ही साथ जीए को करना, जनरल अवेयरनेस को करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जनरल अवेयरनेस फाइनेंशियल सेक्टर वाली आपको करनी है, बट ऐसा नहीं है। फाइनेंशियल सेक्टर से भी न्यूज आएगी, मतलब क्वेश्चन आएंगे, एंड नॉर्मल जीए जो है उससे भी आपको क्वेश्चन आएंगे। तो आप 3 to 6 मंथ जितना आप कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि हमारा क्यू आ रही थोड़ा सा 30 मार्क्स भी नहीं आएंगे, तो जीए पे फुल फोकस करना चाहिए आपको। आपको आज के दिन से लेके फेज 1 के एग्जामिनेशन तक जीए को जरूर पढ़ना चाहिए। उसके बाद अगर हम पेपर 2 की बात करें, तो ये पेपर 2 के अंदर आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होने की रिक्वायरमेंट है अगर आप सेबी का एग्जामिनेशन देते हैं। बट मेरे को ऐसा लगता है प्री के एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन का लेवल आता है वो बहुत इजी आता है। तो अगर आप इन सब्जेक्ट्स को रीड भी कर लेंगे, एक बार लेक्चर देख लेंगे और एमसीक्यूज कर लेंगे, मोर देन इनफ है। आपको जो 40 मार्क्स लेकर आना है उससे कहीं ज्यादा मार्क्स आपके आएंगे गारंटी के साथ, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जो दिक्कत की बात है वो फेज 1 की है, यहाँ पे जो आपको 100 में से 30 मार्क्स लेकर आने, काफी स्टूडेंट सेबी में नहीं ला पाए। तो आप आज से प्रिपेयर करेंगे, 30 मार्क्स को पार करना है। बाकी पेपर 2 में आपके 40 मार्क्स इजीली आ जाएंगे अगर आप थोड़ा सा भी रीड करते हैं। हम उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। क्यूआरई तो हमारा फोटे नहीं है, बट जो आपका पेपर 2 है जिसके अंदर टेक्निकल सब्जेक्ट्स है वो हम आपको अच्छे से प्रिपेयर करवा सकते हैं। अगर इसमें हम सब्जेक्ट्स की बात करें तो जनरल अवेयरनेस जो आपको पढ़ना है वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके फेज 2 के अंदर भी जनरल नॉलेज से क्वेश्चन आ सकते हैं। ज्यादा नंबर में क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट फिर भी एक आधा क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके पेपर 2 में भी आ जाएगा। उसके बाद इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट,
इसमें 3 टॉपिक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी एंड डेमोग्राफिक्स। अगर इंक्लूजन की बात करें, फाइनेंशियल इंक्लूजन अगर है तो वो तो हमारा फाइनेंस वाले पार्ट में इजीली कवर हो जाता है। अब इसके अंदर हमारे जो नोट्स हैं, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा आपका करंट जो अफेयर्स है उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, तो यहाँ पर जो तीनों नोट्स आपको प्रोवाइड कर रखे हैं, अप्रोक्सीमेटली 30 पेज के नोट्स होते हैं एक एक टॉपिक के, तो अगर आप वो रीड कर लेंगे मोर देन इनफ है। इसके साथ आपको 150 एमसीक्यूज दिए जाएंगे, मोर देन इनफ है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना, कर भी नहीं पाएंगे इससे ज्यादा। आप आरबीआई का पेपर नहीं दे रहे, उतना डिफिकल्ट लेवल का नहीं आएगा। कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी की बात करें, इजी सब्जेक्ट है, मतलब उनके लिए इजी है जो 20 to 25 आवर्स के लेक्चर्स देख सकते हैं। अगर आप देख लेंगे इन लेक्चर्स को, यहाँ पे डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे। यहाँ पर आपको अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, आप यहाँ से क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपको एक इन्वेंट्री से क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, डेप्रिसिएशन का एक क्वेश्चन आ सकता है। मैक्सिमम अगर न्यूमेरिकल भी आया तो वो रेशियो एनालिसिस का एक इजी न्यूमेरिकल जो कि करंट रेशियो या फिर लिक्विड रेशियो के ऊपर आ सकता है। उसके बाद हर एक टॉपिक से आप कोई एक आधा क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ईसॉप, बायबैक, राइट और बोनस से एक ही क्वेश्चन आएगा इन चारों टॉपिक से मिला के, जैसे कि हमने प्रीवियस एग्जामिनेशन में देखा गया है। साथ ही साथ अगर आपको कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी को थोड़ा बेटर तरीके से समझना है तो स्केड्यूल 3 को समझना बहुत जरूरी है। इससे काफी कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली एक क्वेश्चन स्केड्यूल 3 से जरूर हिट करता है। इसके बाद फॉरेन एक्सचेंज थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, डिफिकल्ट तो नहीं कहूंगा। तो अगर आपको लगता है कि टाइम की थोड़ी कमी है तो इस टॉपिक को आप छोड़ सकते हैं। फिक्स्ड एसेट इजीली हो जाएगा, रेवेन्यू रिकॉग्निशन इजीली हो जाएगा, इन्वेंट्री एंड इन्वेस्टमेंट बहुत छोटा टॉपिक है। इन्वेस्टमेंट से अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया, तो अगर आपके पास टाइम की कमी है तो इसको भी आप छोड़ सकते हैं। अकाउंटिंग एज अ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर जनरली मैं रिकमेंड करता हूँ कि 11 12 की अकाउंटेंसी की एनसीईआरटी की बुक को जरूर पढ़ें, बट क्योंकि अभी टाइम की कमी है तो यहाँ पर आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, अगर बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को समझ लें वो काफी, इसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद मेरे को लगता है काफी है, इससे ज्यादा आपको अकाउंटेंसी नहीं पढ़नी। मैनेजमेंट की बात करें, मैनेजमेंट इन सारे सब्जेक्ट्स के अंदर ट्रिकी इसलिए है क्योंकि बाकी सारे सब्जेक्ट के अंदर जो आप क्वेश्चन देखते हैं कहीं ना कहीं आपने वो सुने होते हैं, आपने वो क्वेश्चन एज इट इज प्रैक्टिस करे होते हैं। मैनेजमेंट के अंदर जो आपको स्टेटमेंट दी जाती है वो ऐसा नहीं होता किसी बुक से उठा के आती है, इसके ऊपर अच्छा खासा रिसर्च करा जाता है। तो अगर आपको मैनेजमेंट अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है तो मैनेजमेंट के लेक्चर्स देखने हैं। उसके बाद हर एक टॉपिक को, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई मैनेजमेंट का प्रोसेस है, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, तो हर एक पार्ट को आपको गूगल पे रिसर्च करना होगा, खुद रीड करना पड़ेगा। ऐसी लीडरशिप स्टाइल्स है, थ्योरीज है, इन सब के बारे में आप रीड करेंगे। अगर आपको एक इजी क्वेश्चन आ गया तो वो आपको एक हिंट दे देंगे और पूछेंगे ये कौन सा लीडरशिप का स्टाइल है, ये किसने थ्योरी दी है, तो वो वाले क्वेश्चन भी आते हैं, बट थोड़े से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो इसके बारे में एक बार रीडिंग और उसके बाद रिसर्च बेस्ट तरीका मैनेजमेंट को प्रिपेयर करने का। आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको देखे दिखाए क्वेश्चन नहीं मिलेंगे मैनेजमेंट में, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी में तो दिख जाएंगे। चलो फाइनेंस की बात करें, आईएफएससी के एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज फाइनेंस। ये फेज 1 की बात नहीं कर रहा मैं, ये मेंस के एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूँ। फाइनेंस को ही एक्सपैंड करके आपका मेंस का पेपर 2 बनाया गया है, तो फाइनेंस को तो आपको रीड करना ही करना है। इसमें एक क्वेश्चन रेगुलेटरी बॉडी के ऊपर आएगा, कोई इंस्टीट्यूशन, कोई एक्ट दे देंगे और बोलेंगे कौन सी रेगुलेटरी बॉडी इसको रेगुलेट करती है। कैपिटल मार्केट के ऊपर प्राइमरी मार्केट, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, इसके ऊपर एक क्वेश्चन जरूर आएगा। डेरिवेटिव के ऊपर एक इजी लेवल का क्वेश्चन। उसके बाद सारा का सारा फाइनेंशियल इंक्लूजन है। आपको लगता है कि डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है इस एग्जामिनेशन के लिए, तो आप छोड़ सकते हैं क्योंकि काफी बड़ा टॉपिक है ये। फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर अलग अलग जो आपकी स्कीम्स आ रही है फाइनेंशियल सेक्टर की, जनधन योजना से लेकर 2014 में जो आई थी, उसके बाद ढेर सारी स्कीम्स आई गई हैं, वो सारी की सारी स्कीम्स आपके एग्जामिनेशन के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। इन्फ्लेशन से एक आधा क्वेश्चन हिट कर सकता है। इसके अलावा ये जो डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, नॉन टैक्स सोर्स ऑफ रेवेन्यू वगैरह, थोड़े से अजीब टॉपिक है, थोड़े से बड़े टॉपिक है। मैं अजीब क्यों बोलूंगा, मतलब डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स को करने के अंदर 6 से 7 महीने लग जाते हैं, बट इतना रिवॉर्डिंग नहीं है, इतना बड़ा ये टॉपिक है, तो इस टॉपिक को आप छोड़ के जा सकते हैं। आपके प्री के एग्जामिनेशन के लिए, मेंस के एग्जामिनेशन में तो पूछा जाना ही नहीं है आईएफएससी के। ठीक है, कॉस्टिंग की बात करेंगे, बहुत ही रिवॉर्डिंग सब्जेक्ट। इसके अंदर 20 आवर्स लेक्चर और इसके बाद जितने भी क्वेश्चन आएंगे, आप एक क्वेश्चन को छोड़ के, क्योंकि एक आधा क्वेश्चन ऐसा आता है जो थोड़ा सा बहुत बाहर से क्वेश्चन होता है, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल ज्यादा होती है, तो अगर इसमें से 8 क्वेश्चन आते हैं तो इजीली आप 7 क्वेश्चन टारगेट कर पाएंगे अगर आप 20 आवर्स के लेक्चर देख सकते हैं। कॉस्टिंग सबसे ज्यादा रिवॉर्डिंग है इसके अंदर, कम आपकी पढ़ाई के अंदर काफी अच्छे खासे क्वेश्चन हिट होंगे। लीन सिस्टम से आपको क्वेश्चन जरूर दिखेगा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से आपको क्वेश्चन जरूर दिखेगा, मार्जिनल कॉस्टिंग से आपको क्वेश्चन जरूर दिखेगा। इन 3 जगह से आपको क्वेश्चन जरूर दिखेंगे।
बाकी एक बेसिक डेफिनेशन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो ये भी काफी रिवॉर्डिंग है, कम लेक्चर्स के अंदर आप इजीली इसको कवर कर सकते हैं। डिमांड सप्लाई के ऊपर बेसिक क्वेश्चन, नेशनल इनकम के ऊपर क्वेश्चन, आईएसएलएम के ऊपर क्वेश्चन, यहाँ पे बहुत ही एक्सपेक्टेड लेवल का जो एग्जामिनेशन है वो आता है। आप आराम से इजीली 20 दिन के अंदर इसके फेज 1 की एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं। ये मैं 40 मार्क्स से ऊपर आने की बात कर रहा हूँ। अगर यही सेबी का एग्जामिनेशन होता तो मैं बोलता कि 20 डेज इनफ नहीं है, आपने पहले कुछ ना कुछ पढ़ा होना चाहिए, तभी जाके आप इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि सेबी के एग्जामिनेशन में सिलेक्शन तभी होगा जब आपके पेपर 2 के अंदर 70 या उससे अबव मार्क्स आएंगे। इस क्योंकि सेम सब्जेक्ट है, सेम सिलेबस है, इसके अंदर आपको अगर सिर्फ क्वालिफाई करना है तो 40 मार्क्स के ऊपर इजीली इन टॉपिक्स को पढ़ के आ जाएंगे। आपका जो मार्क्स रहेगा वो 50 के ऊपर 60 इस रेंज के अंदर इजीली रहेगा। जो स्टूडेंट्स पढ़ेंगे भी नहीं, क्या पता वो भी इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर लें। उसके बाद जो देखो मुद्दे की बात आती है, मुद्दे की बात तो आईएफएससी का मेंस का एग्जामिनेशन है, उसके लिए 42 डेज मोर देन इनफ है। 13 अक्टूबर को एग्जामिनेशन है, मजेदार तरीके से आप पढ़ाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छे से आप प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपका जो बेसिक स्ट्रैटेजी है उसको आपने डिस्कस कर लिया। आप जाके एमसीक्यूज को जरूर अटेम्प्ट करें, आप लेक्चर जरूर देखें, इजीली आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। अगर आपको आईएफएससी एग्जाम में एनरोल करना है तो आप IFSC 35 का कोड यूज करके इस कोर्स पे एनरोल कर सकते हैं 3587 रुपीज पे। इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके टाटा, बाय बाय।